चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टॉप मोस्ट 50 MCQs, जिससे क्या होगा, आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आपको जो भी क्वेश्चन होगा आपको इधर शो होता जाएगा और मैं इधर सॉल्व करता जाऊंगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1, अपना पहला MCQ। पहले में हमसे कह रहा है किसी चालक में आवेश का प्रवाह किसके कारण होता है। ऑप्शन दिए हमें, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, आयन। तो आवेश का जो प्रवाह होता है वो प्रोटॉन के कारण नहीं होता है, और न्यूट्रॉन के कारण भी नहीं होता है, और आयन के कारण भी नहीं होता है। जो नाभिक होता है, परमाणु होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसके कारण तो आवेश का प्रवाह नहीं होता है। जो ऑप्शन है बी ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी इलेक्ट्रॉन। आवेश का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की गति के कारण होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। अब हम देखते हैं दूसरे में क्या दिया हमें। किसी वस्तु को ऋणात्मक आवेशित करने के लिए क्या करना होगा। हमें अगर वस्तु को ऋणात्मक आवेशित करना है तो सबसे पहला ऑप्शन दिया हमें, इलेक्ट्रॉन हटाना होगा, प्रोटॉन जोड़ना होगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा, या न्यूट्रॉन को हटाना होगा। तो जब भी हम किसी वस्तु को ऋणावेशित करना है, सामान्य अवस्था में कोई भी वस्तु कैसी होती है? उदासीन होती है। कोई भी वस्तु ऋणावेशित तब होती है जब कि उसमें से उस वस्तु में बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए। यानी किसी वस्तु को हमें अगर ऋणावेशित करना है तो क्या करना होगा, उसमें हमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ना होगा। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को हटाना। इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वस्तु में धनावेशित की अधिकता हो जाएगी, यानी उसमें प्रोटॉन की अधिकता हो जाएगी। तो वस्तु कैसी हो जाएगी? वस्तु हो जाएगी धनावेशित। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, प्रोटॉन को जोड़ना, जब प्रोटॉन बढ़ जाएंगे तो वस्तु कैसी हो जाएगी? धनावेशित। दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। और न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, न्यूट्रॉन से मतलब है नहीं कुछ। और तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन जोड़ना, तो ये सी ऑप्शन हमारा सही होगा। यानी अगर हमें किसी वस्तु को ऋणावेशित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा, तभी वस्तु कैसी होगी? ऋणावेशित होगी। अब हम देखते हैं तीसरे में क्या है। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, तो मैं पीपीटी नहीं बना सकता है। मेरे हिसाब से आप कंडीशन को समझते हुए क्लास देख रहे होंगे, और क्लास सही लग रही हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए। देखते हैं तीसरा, विद्युत आवेश का संरक्षण नियम क्या कहता है। जो विद्युत आवेश का संरक्षण नियम है वो क्या कहता है। पहला ऑप्शन है, आवेश नष्ट हो सकता है। तो हमें पता है आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता, ना ही आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश का कुल मान हमेशा संरक्षित रहता है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। यानी जो आवेश का मान होता है वो कैसा होता है? हमेशा आवेश का कुल मान हमेशा संरक्षित रहता है। और तीसरा ऑप्शन है, आवेश केवल धनात्मक हो सकता है। ऐसा नहीं है, आवेश धनात्मक भी हो सकता है और आवेश ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसा कि अभी हमने दूसरा सवाल किया कि कोई वस्तु ऋणावेशित करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। यानी जो आवेश होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। चौथा ऑप्शन क्या दिया है? आवेश समय के साथ बदलता रहता आवेश समय के साथ बदलता रहता है, ये संरक्षण नियम नहीं है। तो ये इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। अब हम देखते हैं इसका चौथा। चौथे में क्या दिया हमें? विद्युत आवेश का संरक्षण किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। कूलाम के नियम, पहला ऑप्शन है कूलाम के नियम, तो ये नहीं होगा। कूलाम के नियम से क्या होता है? हम बल का मान निकालते हैं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल का मान निकालते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है आवेश संरक्षण का नियम, तो यही इसका जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। यानी
जो आवेश संरक्षण के नियम द्वारा प्रदर्शित होता है। न्यूटन का नियम नहीं होगा, ऊर्जा संरक्षण, ये भी गलत होगा। यानी इसमें कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा हमारा बी ऑप्शन। अब हम देखते हैं 5 नंबर। 5 में क्या दिया हमें? हमसे कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है जूल। जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का, तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभवांतर का, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है कूलम, तो यही सही होगा। यानी आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलम। चौथा ऑप्शन है न्यूटन, ये नहीं होगा। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें होगा ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं इसके आगे 6 नंबर। 6 में क्या दिया है? स्थैतिक विद्युत आवेश का उदाहरण क्या है? स्थैतिक का मतलब क्या होता है? स्थैतिक का मतलब होता है स्थिर। स्थिर विद्युत आवेश का उदाहरण क्या है? बैटरी में करंट। तो बैटरी में करंट ये कैसा होता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक, ये ऑप्शन सही नहीं होगा। बल्ब में प्रवाहित विद्युत, ये होती है विद्युत धारा, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। स्थिर विद्युत आवेश का उदाहरण। तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन, कंघी से बालों में उत्पन्न आवेश। तो विद्युत आवेश कब उत्पन्न होता है? जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ देते हैं। क्या होता है? एक वस्तु पर क्या होता है? आवेश अतिरिक्त हो जाता है। यानी इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन इसका सही होगा। यानी जब हम कंघी को बालों से कंघी से बालों में उत्पन्न आवेश, यानी जब हम कंघी को बालों में रगड़ते हैं तो क्या होता है? बालों से निकलकर कुछ इलेक्ट्रॉन कंघी पर आ जाते हैं। यानी जो कंघी होती है उसमें क्या हो जाता है? वो ऋणावेशित हो जाती है। और जो बाल होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? बाल धनावेशित हो जाते हैं। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। मोटर में विद्युत प्रवाह, ये भी सही नहीं होगा। अब हम देखते हैं इसका सवाल नंबर 7। इसमें क्या है? विद्युत आवेश का स्थानांतरण किसके द्वारा हो सकता है? आवेश का स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह। स्थानांतरण का मतलब तो यही होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह। तो आवेश का स्थानांतरण कौन सा है? 7। हाँ, घर्षण द्वारा हो सकता है आवेश का स्थानांतरण। प्रेरण के द्वारा भी हो सकता है। घर्षण में क्या करते हैं? वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। और प्रेरण में क्या करते हैं? एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु के पास यानी संपर्क नहीं कराते हैं, पास में ले जाते हैं। तो जो दूसरी वस्तु होती है उसकी एक तरफ धनात्मक आवेश एकत्रित हो जाता है और दूसरी तरफ ऋणात्मक आवेश एकत्रित हो जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा संनादन। संनादन का मतलब समझते हो आप? संनादन मतलब संवहन। संवहन और संनादन एक ही होता है। यानी इसमें जो वस्तु होती है, वस्तुओं को कैसे रखा जाता है? संपर्क में। यानी दोनों वस्तुओं को संपर्क में रखा जाता है। ठीक, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 7 नंबर में ऑप्शन सही होगा डी। ठीक है, यानी सभी आवेश का स्थानांतरण घर्षण द्वारा भी होता है, प्रेरण द्वारा भी होता है और संनादन यानी संवहन द्वारा भी होता है। तो हम देखते हैं 8 नंबर। 8 में क्या दिया है? किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरण, विकिरण, संनादन, परावर्तन। तो प्रेरण पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है विकिरण। तो विकिरण का तो कोई मतलब है ही नहीं, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। संनादन, जो संनादन होता है वो क्या होता है? उसमें आवेश को स्थानांतरण करते हैं। आवेश को एक जगह से दूसरी मतलब स्थानांतरण के लिए हम संनादन का उपयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रारण इसमें क्या है? आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया। तो जो वो संनादन है वो कौन सी प्रक्रिया है? आवेश स्थानांतरण करने की, ना कि आवेश को उत्पन्न करने की। ठीक है, उसमें पहला ऑप्शन है प्रेरण, तो यही ऑप्शन सही होगा। 8 का ऑप्शन सही होगा ए, यानी प्रेरण द्वारा हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। कौन सी प्रेरण? विकिरण हो ही नहीं। संनादन क्या होता है? आवेश स्थानांतरण करने की प्रक्रिया। और परावर्तन तो हो ही नहीं। तो ये हो गया 8। अब हम देखते हैं 9। मेरे हिसाब से आपको जो मैं बता रहा हूँ
वो चीजें सारी समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है, कहीं भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। और क्लास सही लग रही है तो क्लास को लाइक कर दो यार, कर दो लाइक, तो जल्दी से करो लाइक। और कर दिया लाइक, अब कमेंट करो, जल्दी से एक अच्छा सा कमेंट करो, जिससे दूसरी क्लास में एकदम एनर्जी आ जाए कि हाँ भाई सेकंड पार्ट भी तो लाना ना, अभी इतने से तो काम नहीं चलेगा ना। ठीक है, चलिए अच्छा सा कमेंट करिए पहले, उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। कर दिया कमेंट। अब सबसे मेन बात, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलो करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई जल्दी से। ठीक है, कर लो भाई यार, कर लिया। चलो फिर आगे चलते हैं। हम देखते हैं इसके आगे 9। विद्युत आवेश का स्थानांतरण किसके द्वारा नहीं हो सकता? विद्युत आवेश का स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह, आपको पहले सवाल को अच्छी तरह से समझना होता है, फिर उसके बाद ऑप्शन देखने होते हैं। स्थानांतरण किसके द्वारा नहीं हो सकता? घर्षण, घर्षण द्वारा स्थानांतरण हो सकता है रगड़ के। प्रेरण, प्रेरण द्वारा भी स्थानांतरण हो सकता है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रेरण में वस्तुओं को पास में रखते हैं। और संनादन यानी संवहन द्वारा भी हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण का तो कोई मतलब ही नहीं होता, यानी इसका कौन ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन होगा डी, यानी डी द्वारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा आवेश का स्थानांतरण नहीं हो सकता है। ये हो गया सवाल नंबर 9। अब हम देखते हैं इसके आगे सवाल नंबर, अरे इसका कौन सा नंबर है? 10। 10 नंबर। 10 में क्या दिया है? किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश का अर्थ है कि उसमें क्या है? ऑप्शन दिए हैं, चलिए बताइए। सबसे पहले आप कमेंट करिए जल्दी से। किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश का अर्थ है कि उसमें क्या है? अतिरिक्त, पहला ऑप्शन है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी, न्यूट्रॉन की कमी, प्रोटॉन की कमी। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें जो ऑप्शन है, न्यूट्रॉन तो हो ही नहीं सकता, प्रोटॉन तो हो ही नहीं सकता। किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण ही हो सकता है। अगर उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वस्तु पर ऋणावेशित आवेश होगा। अगर उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है। यानी आवेश, किसी वस्तु में अगर आवेश है तो इलेक्ट्रॉन का रोल ही होता है। आप जहां भी देखें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी देखें तुरंत काट दीजिए। ठीक है, अब मेन बात आती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें हम कह रहे हैं धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश कब होता है? जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। यानी इसका कौन सा ऑप्शन होगा? 10 का हो जाएगा बी। अब हम देखते हैं 11। विद्युत आवेश का सबसे छोटा एकल मात्रक क्या है? सबसे पहले समझ लेते हैं हम एकल आवेश। एकल आवेश क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसको ही हम बोलते हैं एकल आवेश। तो इसमें हमसे पूछा एकल मात्रक क्या है, तो प्रोटॉन का आवेश नहीं होगा। इसका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी यही ऑप्शन 11 का बी सही होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश, न्यूट्रॉन का आवेश नहीं होगा, कूलाम का आवेश नहीं होगा। एकल आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसे हम बोलते हैं एकल एकल आवेश। इसमें हमसे पूछा था एकल मात्रक, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। अब हम देखते हैं 12। 12 में क्या दिया है? विद्युत आवेश का मापन किस मात्रक में किया जाता है? बताइए। विद्युत आवेश का मात्रक, मापन, कमेंट करके बताइए। अगर ये नहीं बता पाया ना, नवंबर चल रहा है आपका, याद रख लेना भाई आपका क्या होगा। समझदार हो आप। ठीक है, पहला है वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक होता है? वोल्ट, तो मात्रक का, तो ये नहीं होगा। दूसरा है कूलाम। तो विद्युत आवेश का मापन किसका किसमें होता है? विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो यानी यही ऑप्शन सही होगा, इसका बी। ये हो गया 12। तीसरा जूल है। जूल का मात्रक ऊर्जा का मात्रक होता है, जूल होगा नहीं। न्यूटन किसका होता है? बल का, ये भी नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं इसका 13 नंबर। 13 में क्या है? कूलाम बल की प्रकृति क्या है? केवल आकर्षण।
कूलाम बल क्या होता है? कूलाम बल यानी वैद्युत बल। वैद्युत बल को ही हम कूलाम बल बोलते हैं। जो वैद्युत बल होता है वो आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। अगर आवेश समान है, समान प्रकृति के आवेश हैं, तो उनके बीच कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। और अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो उनके बीच आकर्षण बल होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है केवल आकर्षण बल, नहीं, गलत, ये नहीं होगा। केवल प्रतिकर्षण बल, ये भी नहीं होगा। आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों, तो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी सी ऑप्शन सही होगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों। अब हम देखते हैं इसका 14 नंबर। 14 में क्या दिया है? गतिशील विद्युत आवेश का परिमाण क्या होता है? गतिशील विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश सबसे पहला चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, तीसरा तापीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा। चलिए बताइए पहले। तो जो आवेश होता है, तो सबसे पहले धारा जो होती है, धारा किसे कहते हैं? आगे आप पढ़ोगे, आपने पढ़ लिया होगा, धारा किसे कहते हैं बताइए। धारा जो होती है वो आवेश प्रवाह की दर होती है। आवेश प्रवाह की दर को हम बोलते हैं वैद्युत धारा। जो गतिशील आवेश होता है वो क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए, वो ऑप्शन सही होगा, यानी 14 का होगा ए, चुंबकीय क्षेत्र। अब हम देखते हैं 15। 15 में क्या दिया है? विद्युत आवेश का परमाणुकरण किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? ऑप्शन प्रोटॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश, न्यूट्रॉन का आवेश, आयन का आवेश। सबसे पहले हम समझ लेते हैं परमाणुकरण। परमाणुकरण, तो आपने पढ़ा होगा आवेश का क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण और परमाणुकरण एक ही होता है, यानी किसी भी वस्तु में जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेश करना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उसे हम बोलते हैं मूल आवेश। यानी किसी भी वस्तु में आवेश जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन के आवेश को ही हम मूल आवेश बोलते हैं। तो किसी भी वस्तु में जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होगा। इसे ही हम बोलते हैं परमाणुकरण। तो इसमें हमें ऑप्शन दिया है, कौन सा है? 15। विद्युत आवेश का परमाणुकरण किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो इसका ऑप्शन है प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब हम देखते हैं 16। 16 में क्या दिया है? किसी वस्तु को धनात्मक आवेशित करने के लिए क्या करना होगा? बताओ, किसी वस्तु को धनात्मक आवेशित करना है, क्या करना होगा? ऑप्शन दिया है हमें, इलेक्ट्रॉन जोड़ना, इलेक्ट्रॉन हटाना, प्रोटॉन हटाना, न्यूट्रॉन हटाना। तो इसमें बात आई आवेश की, तो मैंने पहले ही हमने अभी चर्चा की कि आवेश उत्पन्न होना किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन पर। यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो होगा नहीं। सी और डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। बचा कौन? ए और डी। तुम्हें कैसा धनात्मक आवेशित करने के लिए? धनात्मक आवेश कब होता है? जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी, यानी इलेक्ट्रॉन हटाना। अगर हमें वस्तु को, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। अगर हमें किसी वस्तु को धनावेशित करना है तो उससे हमें क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन निकाल देने होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को हटाना होगा, तभी वस्तु धनावेशित होगी। अब हम देखते हैं 17। 17 में क्या है? कूलाम बल का, कूलाम बल क्या होता है? चलिए कमेंट करिए, बताइए जल्दी से। अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। कूलाम बल होता है, उसे किसे बोलते हैं? कूलाम बल, वैद्युत बल को ही हम कूलाम बल बोलते हैं। कूलाम बल का मान किसी माध्यम में क्यों बदलता है?
क्यों बदलता है माध्यम का, ये 17 नंबर। तो जो वैद्युत बल होता है वो क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई ε0 के। अगर परावैद्युतांक है यानी माध्यम है, ये क्या होता है परावैद्युतांक, Q1 Q2 बटे R²। इसमें हमें ऑप्शन दिए हैं, कूलाम बल का मान किसी माध्यम में क्यों बदलता है, माध्यम का घनत्व। तो जो ये बल का सूत्र है इसमें आपको कहीं घनत्व दिख रहा है, एप्सिलॉन 1/4 पाई है, 4 पाई तो आपको पता है। एप्सिलॉन 0 क्या होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता, और के क्या होता है माध्यम का परावैद्युतांक, Q1 Q2 आवेश होते हैं, R आवेश के बीच की दूरी होती है। तो यानी इसमें कहीं भी घनत्व तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा है माध्यम का ताप, इसमें आपको ताप भी कहीं नहीं दिख रहा होगा, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा है माध्यम का परावैद्युतांक, तो इसमें दे रखा है माध्यम का परावैद्युतांक, यानी किसी भी वस्तु में जो आप बल का मान होता है वो परावैद्युतांक के कारण बदलता है। अब कम होता है या ज्यादा होता है वो भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा सी। डी कौन सा है, माध्यम का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान भी इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। 17 कर लिया, अब हम देखते हैं इसके आगे। आपको क्लास कैसी लग रही है वो आप जरूर बताइए कमेंट करके, ठीक है। अब हम देखते हैं 18। 18 में क्या दिया है, स्थैतिक विद्युत। स्थैतिक का मतलब क्या होता है बताइए, स्थैतिक विद्युत का उपयोग कहाँ होता है, विद्युत मोटर में। कौन सा, 18, विद्युत मोटर में नहीं होता है स्थैतिक आवेश का उपयोग, और ट्रांसफार्मर में भी नहीं होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में, बैटरी में, तो बैटरी में भी नहीं होता है। इसका ऑप्शन होगा सी, यानी इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब हम ये समझ लेते हैं कि होता क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। जो होता है, ये जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो होता है, उसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ESP, इलेक्ट्रोस्टैटिक, कौन सा नाम भी इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इसे हम बोलते हैं ESP। तो इसका उपयोग क्या होता है, कारखानों में किया जाता है। कारखानों से जो धुआं निकलता है, उस धुएं में जो धूल के कण होते हैं, इन्हें उसको प्रदूषित रहित करने के लिए, इसके बाद जो धुआं निकलता है वो कैसा होता है, उसमें प्रदूषण नहीं होता है, मतलब प्रदूषण कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कारखानों में, ठीक है। यानी जो धुआं होता है उसे धूल के कणों को हटाने के लिए, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी जो स्थैतिक विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में किया जाता है। इसका जो ये होता है ESP, इसका उपयोग कारखानों में किया जाता है। जो धुआं होता है, धुएं जो धूल के कण होते हैं और प्रदूषक कण होते हैं, उनको हटाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। इसमें क्या होता है, स्थैतिक विद्युत का उपयोग। ये हो गया 18। अब हम देखते हैं 19 नंबर। 19 में क्या दिया है, किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न करने की। तो सबसे पहला ऑप्शन है आवेशन, विकिरण, सन्नादन, परावर्तन। तो परावर्तन तो होगा नहीं, परावर्तन तो बहुत ही अलग बात हो जाती है, तो प्रकाश उसमें पहुंच गए हम, ठीक है, ऑप्टिक्स में उसमें है, तो ऐसा परावर्तन तो होगा नहीं। तीसरा सन्नादन, सन्नादन को दूसरा नाम अभी क्या बताया था हमने, संवहन। तो संवहन का उपयोग हम आवेश को स्थानांतरण के लिए कर सकते हैं। संवहन क्या होता है, आवेश को स्थानांतरण करने की प्रक्रिया। और विकिरण, विकिरण भी नहीं होगा, तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा आवेशन, आवेशन ही इसका सही होगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं 20 नंबर। अब हम देखते हैं 20। 20 में क्या दिया है, 20 में दिया है विद्युत आवेश का संरक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है।
विद्युत आवेश का संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण नहीं, ऊर्जा संरक्षण का नियम है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये होता है ऊर्जा संरक्षण। तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण, ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है सी, यानी 20 का है सी। सी ऑप्शन है आवेश संरक्षण। तो आवेश संरक्षण के नियम पर विद्युत आवेश का संरक्षण का जो सिद्धांत है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब हम देखते हैं 21 नंबर। 21 में क्या दिया है, कूलाम बल का मान निर्वात की तुलना में जल में क्यों कम होता है। पहला ऑप्शन जल का घनत्व अधिक होता है, दूसरा जल का परावैद्युतांक अधिक होता है, जल में आवेश नहीं होता है, जल में दूरी कम होती है। कूलाम बल का मान यानी कूलाम बल यानी एफ का, एफ बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये है के। यानी एफ का मान जो होता है वो के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर के का मान ज्यादा है तो एफ का मान कम होगा, अगर के का मान ज्यादा है तो एफ का मान कम होगा, अगर के का मान कम है तो एफ का मान ज्यादा होगा। यानी जो वैद्युत बल यानी कूलाम बल होता है वो परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन जो जल का परावैद्युतांक होता है वो बहुत अधिक होता है। यानी जल का परावैद्युतांक लगभग 80 शायद, हाँ 80 होता है इसका। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, यानी जल का परावैद्युतांक अधिक होता है। यानी जब जल का परावैद्युतांक अधिक होगा तो वैद्युत बल कूलाम बल का मान क्या होगा, कम होगा। और निर्वात निर्वात में जो होता है के का मान 1 होता है, ठीक है। तो एक और जल में जो परावैद्युतांक यानी के का मान होता है वो 80 होता है। तो के का जब मान अधिक होगा तो बल का मान कम होगा। इसलिए जो जल वो होता है कूलाम बल का मान निर्वात की तुलना में अधिक जल में कम होता है, क्योंकि जो जल का परावैद्युतांक होता है वो अधिक होता है निर्वात से। ठीक है, समझ गए। जो वैद्युत बल होता है वो परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जल का परावैद्युतांक अधिक होता है निर्वात से। जल का होता है 80 और निर्वात का होता है 1। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन, 21 का बी ऑप्शन सही होगा, यानी जल का परावैद्युतांक अधिक होता है। अब हम देखते हैं इसका 22 नंबर। 22 में क्या दिया है, कूलाम के नियम के अनुसार बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल, दूरी का वर्ग, आवेश का परिमाण, माध्यम का परावैद्युतांक। कूलाम के नियम के अनुसार बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आप जितनी बार लिखोगे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको याद होंगी। तो हमें पहला ऑप्शन दिया है समानुपाती, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला ऑप्शन है आवेशों के गुणनफल। जो बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के कैसा होता है, समानुपाती होता है। यानी F समानुपाती Q1 Q2 के होता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो F यानी R। ये ऑप्शन, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। जो बल होता है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर दूरी अधिक बल कम, और अगर दूरी कम तो बल का मान अधिक होता है। तीसरा है आवेश का परिमाण। तो आवेश के परिमाण, पहला ऑप्शन कौन था, आवेश के गुणनफल के, हाँ आवेश के परिमाण के, ये भी नहीं होगा व्युत्क्रमानुपाती। माध्यम के परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक इसका ऑप्शन बी सही होगा। यानी जो बल होता है वो
बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया सवाल नंबर 22। अब हम देखते हैं 23। 23 में क्या दिया है? विद्युत आवेश का स्थानांतरण किस प्रक्रिया में नहीं होता? चलिए बताइए आप। चलिए बताइए 23 नंबर में। विद्युत आवेश का स्थानांतरण, स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह, किस प्रक्रिया में नहीं होता है? पहला ऑप्शन है घर्षण, घर्षण में होता है। प्रेरण, प्रेरण में भी होता है। संनादन यानी संवहन में भी होता है। चौथा ऑप्शन है डी, विकिरण, तो विकिरण में नहीं होता है। इसका ऑप्शन होगा 23 का डी, यानी विकिरण में आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है। अब देखते हैं 24। आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखिए आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो आप भी वो चीज़ समझिए। आपको लग रहा है मेरे लिए कुछ थोड़ी सी भी अगर चीज़ें सही हैं तो आप देखिए और समझिए कि हाँ भाई मेरे लिए कोई कुछ कर रहा है, तो हमें उसके लिए भाई कुछ थोड़ा बहुत करना चाहिए। आपको क्या करना, बस जो भी जैसी भी क्लास लग रही है आपको, जैसा भी समझ में आ रहा है, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अब हम देखते हैं कौन सा नंबर है ये, कौन सा हो गया था यार, कौन सा था, हाँ 23 हो गया था। अब 24 करना है हमें। कूलाम बल का मान निर्वात में अधिक होता है क्योंकि निर्वात का परावैद्युतांक अधिक होता है, निर्वात का परावैद्युतांक न्यूनतम होता है, निर्वात में आवेश नहीं होता, निर्वात में दूरी कम होती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 24 का बी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी निर्वात का परावैद्युतांक न्यूनतम होता है। परावैद्युतांक क्या होता है निर्वात का? 1। निर्वात में परावैद्युतांक क्या होता है? 1 होता है, 1। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, यानी निर्वात का परावैद्युतांक न्यूनतम होता है। ठीक है, हम देखते हैं इसका 25 नंबर। 25 में क्या दिया है? विद्युत आवेश का संरक्षण किस प्रक्रिया में देखा जाता है? विद्युत आवेश का संरक्षण किस प्रक्रिया में देखा जाता है? घर्षण, प्रेरण, संनादन, सभी में। तो विद्युत आवेश का संरक्षण जो होता है वो घर्षण में भी होता है, प्रेरण में भी होता है और संनादन में भी होता है, यानी इसका ऑप्शन सही होगा डी। 25 का ऑप्शन होगा डी। हम देखते हैं 26। 26 में क्या दिया है? कूलाम बल किसके समानुपाती होता है? आवेशों के गुणनफल, दूरी के वर्ग, माध्यम का परावैद्युतांक, आवेशों का योग। तो जो बल होता है वो हमने अभी देखा, जो बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती Q1 इंटू Q2। तो जो 26 है उसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन सही होगा, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब हम देखते हैं 27। 27 में क्या दिया है? कूलाम बल का सूत्र क्या है? आपको ऑप्शन दिए हैं, बताइए जल्दी से। पहला K(Q1 Q2 बटे R²), तो यही सही होगा। जो कूलाम बल होता है उसका मान यानी F का मान क्या होता है? K(Q1 Q2 बटे R²। K का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। तो यही ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही होगा, K(Q1 Q2 बटे R²। अब हम देखते हैं 28 नंबर। 28 में क्या दिया है? किसी वस्तु पर आवेश की
उपस्थित का पता लगाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का उपयोग हम किसको मापने के लिए करते हैं? विभवांतर को मापने के लिए। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा है इलेक्ट्रोस्कोप, तीसरा है अमीटर, चौथा है गैल्वेनोमीटर। तो जो अमीटर होता है उससे भी हम धारा मापते हैं, और गैल्वेनोमीटर जो होता है उससे भी हम धारा मापते हैं। बस जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके हम कैसे हल्की धारा मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से जो होती है, जो गैल्वेनोमीटर होता है उसे हम छोटी धारा मापते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है बी यानी इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप से ही हम, बी ऑप्शन इसका सही होगा। इलेक्ट्रोस्कोप से ही हम विद्युत आवेश का मान पता लगाते हैं। इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश है या ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, तो आवेश की उपस्थिति पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? लगाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप से हम पता कर सकते हैं कि वस्तु पर आवेश है या नहीं। ये हो गया 28 नंबर। अब हम देखते हैं इसके आगे 29। 29 में क्या दिया है? किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो ये तो हमें पता ही है, जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटॉन की गति। प्रोटॉन तो गति करते नहीं है, सबसे पहली बात, नाभिक में होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। न्यूट्रॉन की गति, न्यूट्रॉन भी गति नहीं करते हैं। आयन की गति, तो ये भी सही नहीं होगा। इसका ऑप्शन सही होगा बी यानी इलेक्ट्रॉन की गति। इलेक्ट्रॉन की गति के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं 30 में क्या दिया है। हम देखते हैं 30। तो 30 में दिया है विद्युत आवेश का परमाणुकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? परमाणुकरण मतलब क्वांटीकरण। ठीक है, वही मतलब किसी वस्तु पर आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्णोलज होता है। पहला ऑप्शन है आवेश की अविभाज्यता, दूसरा आवेश की गति, तीसरा आवेश की ऊर्जा, चौथा आवेश का द्रव्यमान। तो आवेश की गति का कोई मतलब नहीं है, ऊर्जा का भी कोई मतलब नहीं है, द्रव्यमान का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ए, वही ऑप्शन सही होगा यानी इलेक्ट्रॉन की अविभाज्यता। तो इलेक्ट्रॉन की अविभाज्यता का क्या मतलब है? जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन पर धनावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। जो ये होते हैं ये सबसे छोटे संभव आवेश होते हैं, यानी इनसे छोटा आवेश संभव नहीं है, यानी इन्हें विभाज्य नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता है। इसे ही हम बोलते हैं अविभाज्य। ठीक है, और जो इसी जो अविभाज्य है, आवेश की अविभाज्यता है, इस पे ही परमाणुकरण का सिद्धांत आधारित है। जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये कैसे होते हैं? सबसे इनसे मतलब इनसे छोटा आवेश संभव नहीं है, इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता है, ये अविभाज्य है। इसे ही बोलते हैं आवेश का अविभाज्य, आवेश की अविभाज्यता। और जो परमाणुकरण सिद्धांत है वो आवेश की अविभाज्यता पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अब हम देखते हैं 31 नंबर। 31 में क्या दिया है? किसी वस्तु पर आवेश नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये अभी तो हम कर चुके हैं ऐसे ही। वोल्ट मीटर, विभव नापने के लिए विभवांतर, इलेक्ट्रोस्कोप, अमीटर, मीटर धारा, गैल्वेनोमीटर। ये तो शायद हो चुका है यार। ये कौन सा था? किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति या नापने सेम ही है। हाँ, ये उसका, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन होगा बी यानी इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए। आपको लास्ट में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आगे हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया 30, 31 हो गया। अब हम देखते हैं इसके आगे 32।
32 कूलाम स्थिरांक का मान निर्वात में क्या है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कूलाम स्थिरांक क्या होता है। जो आवेश का मान बल होता है उसका क्या मान होता है, K Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसमें जो ये K होता है, K को ही हम बोलते हैं आवेश स्थिरांक, और इसका जो मान होता है वो होता है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यानी 9 गुणा 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये होता है कूलाम स्थिरांक का मान निर्वात में। ठीक है, तो इसका जो 32 है, 32 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, 32 का होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसे लॉक कर दिया जाए। समझ रहे हो? हाँ, तो ये हो गया 32। अब हम देखते हैं इसके आगे 33 33 33 33 33 33 33 विद्युत आवेश का संरक्षण नियम किसके लिए लागू होता है। विद्युत आवेश का संरक्षण नियम किसके लिए लागू होता है। केवल धनात्मक आवेश तो नहीं, केवल ऋणात्मक आवेश, सभी प्रकार के आवेश, केवल गतिशील आवेश। तो जो आवेश संरक्षण का नियम होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश के लिए लागू होता है, यानी सभी प्रकार के आवेश। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा, यानी सभी प्रकार के आवेश। आवेश तो दो ही प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, तीसरा भी कोई होता है, बता दीजिए भाई। ठीक होता है कोई, बता जरूर बताना। ठीक है भाई, पता होगा आपको। 33 हो गया। अब हम देखते हैं इसका 34। समझ रहे हो, समझ रहे हो। 34 सब्सक्राइब कर लो यार, नहीं करोगे। अरे यार कर लो यार सब्सक्राइब, और तुम भी कर लो। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई यार, समझो किसी की मेहनत की यार, मेहनत को। समझ रहे हो। चलिए देखते हैं इसके आगे 34 में क्या दिया है, कूलाम बल का दिशात्मक व्यवहार कैसा होता है। पहला ऑप्शन है यह हमेशा आकर्षण बल होता है। जो कूलाम बल होता है हमेशा आकर्षण बल होता है, ऐसा नहीं। कूलाम बल होता है वो आकर्षण बल भी होता है और प्रतिकर्षण बल भी होता है। यह हमेशा प्रतिकर्षण बल होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा, यानी 34 का सी। यह दूरी पर निर्भर नहीं होता। बताओ कितना गलत लिखे हैं, दूरी पर निर्भर नहीं होता। आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है? समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं। हम देखते हैं 35 में क्या दिया है, कूलाम बल किसके बीच कार्य करता है। चलो बताओ, दो गतिशील आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच, आवेश और चुंबक के बीच, आवेश और न्यूट्रॉन के बीच। बताइए। जो कूलाम बल होता है वो स्थिर आवेशों के बीच, कूलाम बल स्थिर आवेशों के बीच कार्य करता है। आपको जब लिखवाया जाता है, आपने शायद नोटिस नहीं किया हो, लेकिन फिजिक्स में हमें छोटी छोटी बातें नोटिस करनी होती हैं, और मेरा यही मतलब है जो ये एमसीक्यू करवा रहा हूँ मैं, इसका यही मतलब है आपका रिवीजन हो जाए, आप छोटी छोटी चीजें गौर करो। ठीक है, तो जो कूलाम बल होता है वो दो स्थिर आवेशों के बीच लगता है, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब हम देखते हैं 36 नंबर। तो 36 में क्या दिया है, विद्युत आवेश का मूल गुण क्या है। बताओ। यह हमेशा गतिशील होता है, ऐसा तो नहीं है भाई, गतिशील ऐसा नहीं होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, ये तो सही लग रहा है। यह केवल धातुओं में पाया जाता है, ये भी सही नहीं है। ऊर्जा का एक रूप है,
ये तो मूल गुण नहीं है, तो इसका मूल गुण है यह धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका भी ऑप्शन सही होगा, बी। बी ऑप्शन सही होगा। अब हम देखते हैं 37। आवेश का मूल गुण क्या है? या धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। अब हम देखते हैं इसके आगे कौन सा नंबर, 37। 37 कूलाम बल का परिमाण किसके समानुपाती होता है? ये तो हम कर चुके हैं ऐसे ही। किसके समानुपाती होता है? आवेशों का योग, आवेशों का योग, दूरी का वर्ग, आवेशों का गुणनफल, माध्यम का ताप। तो ताप तो आता ही नहीं है बल में कहीं, कूलाम बल में ताप तो होता ही नहीं है कहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। आवेशों का योग भी नहीं होता, गुणनफल होता है। इसमें कौन सा बचा? आवेशों का गुणनफल सी, और बी दूरी का वर्ग। तो जो आवेश होता है वो जितनी ज्यादा दूरी होगी उतने कम लगेगा, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत, बचा सी। तो आवेशों के गुणनफल, ये होगा सी। यानी जो बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये हो गया सवाल नंबर 37। अब हम देखते हैं सवाल नंबर इसके आगे 38। कौन सा? 38। 38 का पहले आप बताओगे, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। अड़तीस का क्या होगा? कौन सा? 38। विद्युत आवेश का परमाणुकरण क्या दर्शाता है? बताओ। आवेश निरंतर होता है, आवेश केवल पूर्णांक गुणकों में होता है, आवेश हमेशा धनात्मक होता है, आवेश समय के साथ बदलता है। बताओ परमाणुकरण क्या दर्शाता है? तो जो परमाणुकरण ये हमें बताता है किसी वस्तु में जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, यानी आवेश केवल पूर्णांक गुणकों में होता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी सही होगा। आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। देखते हैं 39। कूलाम बल का सूत्र क्या दर्शाता है? आवेशों के बीच बल। इसमें भाई ये पूरे में हाईलाइट हो गया यार, ये नोट करना आप, ठीक है। ए और बी दोनों ऑप्शन में हाईलाइट हो गया, तो ये आप सही कर लीजिए। इसमें ऑप्शन सही होगा ए, आवेशों के बीच बल। और दूसरा है आवेशों की गति। गति से तो मतलब है नहीं, कूलाम बल का सूत्र क्या दर्शाता है? आवेशों की गति दर्शाता है, कोई मतलब नहीं है गति से भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे यानी स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ते हैं। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब ही होता है जिसमें हम आवेश को स्थिर रख के उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। गति का कोई मतलब है ही नहीं इसमें, ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। आवेशों की ऊर्जा, ऊर्जा का भी कोई मतलब नहीं है कूलाम बल में। आवेशों का द्रव्यमान, द्रव्यमान का दूर दूर तक मतलब नहीं है कुछ। तो यानी इसका कौन सा मतलब, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये सही होगा, आवेशों के बीच बल। 39 का सही होगा ए, आवेशों के बीच बल। और हम देखते हैं 40। किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने का सबसे सरल तरीका क्या है? रगड़ दो। आवेश उत्पन्न बचपन में तो यार किया है, क्लास में खाली पीरियड में लेके पेन ऐसे ऐसे करके कागज रख के, हाँ समझ रहे? हाँ भाई, मतलब घर्षण, प्रेरण, सन्नादन या विकिरण, किसी वस्तु पर आवेश उत्पन्न करने का सबसे सरल तरीका क्या है? तो सबसे सरल तरीका है घर्षण। इसको ऑप्शन सही होगा ए। घर्षण कैसे होता है? उन्हें आपस में, वस्तुओं को आपस में रगड़ दो, तो क्या होगा? एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरे में चले जाएंगे। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल गए वो धनावेशित हो जाएगी, और जिसमें प्रवेश कर गए वो ऋणावेशित हो जाएगी। तो घर्षण, किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न करने का सबसे सरल तरीका है घर्षण। अब हम देखते हैं 41 नंबर। विद्युत आवेश का परमाणुकरण किसके द्वारा? जैसे बार बार क्वेश्चन आप सोच रहे हो, एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इससे आपका रिवीजन हो रहा है भाई। इसके बाद जब आप चैप्टर करो ना, ऐसे जैसे आज कर लिए 50, ऐसे ही कल 50 कर लेंगे, उसके बाद और 50, 200-250 क्वेश्चन कर लेंगे, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा स्थिर वैद्युत तथा आवेश। उसके बाद फिर शुरू करेंगे विभव वाला, ऐसे विभव कर लेंगे, पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा एकदम खल्लास।
अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी है अभी हमें, ठीक है। इससे आपका रिवीजन हो जा रहा है, कोई बात नहीं। आप बोल रहे हो 2-2.5 महीने बचे, आपने कोर्स तो कंप्लीट कर लिया होगा ना। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम वो भी कर लेंगे। जो मेन होता है ना, लास्ट के 2.5-3 महीने होते हैं, आराम से कर लेंगे, कोई घबराने की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और दुनिया के सारे बहुत से चैनल देखे मैंने, क्रैश कोर्स, दुनिया कोर्स कोर्स। आप समझदार हो, समझिए, कोई बात नहीं। आप बस साथ दीजिए, आप साथ दीजिए, बस बाकी मैं देख लूंगा। मेरे अंदर कितनी स्टेमिना है आप बस एक बार सपोर्ट करके देखिए, बाद में आप जान जाओगे। बस आप पीछे नहीं हटना, ठीक है। बाकी सब देख लेंगे हम। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है यार व्हाइट बोर्ड पे। इस टाइम आप क्या समझ रहे होगे, कितना टाइम हो रहा होगा। फोन मेरे पास है कि फोन दिखाता, फोन से ही वीडियो शूट हो रही, नहीं तो फिर मैं दिखाता टाइम क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा है इस टाइम। इस टाइम लगभग टाइम हो रहा है 2:30 के लगभग हो रहा है टाइम। दिन में शोर होता है, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, समझ पा रहे हो आप। तो रात में वीडियो बनानी पड़ती है। तो आप ये सब सारी चीजें समझिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। क्लास को लाइक करो, कमेंट भाई करके जरूर, कमेंट छोड़ के जरूर जाना, क्लास कैसी लग रही समझना भाई, ठीक है। पीपीटी नहीं बना सकता, खुद से नोट करके फिर एडिट करके कर रहा हूँ भाई, ठीक है। आप समझना, समझदार हो भाई। बाकी चलो कोई नहीं, इसके आगे देखते हैं, जहाँ आपको जैसा सही लगे वैसा करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। 41 में क्या दिया है, विद्युत आवेश का परमाणुकरण किसके द्वारा होता है, बताओ परमाणुकरण। तो हमने कई बार चर्चा कर ली, जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की पूर्ण गुणज होता है। प्रोटॉन नहीं होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा, यानी बी। बी इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखते हैं हम 42। 42 नंबर में क्या है, विद्युत आवेश का परमाणुकरण किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की गति, इलेक्ट्रॉन के आवेश की अविभाज्यता, यही प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तो जिसका ऑप्शन होगा बी, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश की अविभाज्यता। बी ऑप्शन इसका सही होगा। आवेश का परमाणुकरण, जो हमने पहले भी चर्चा की, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है सबसे छोटे कण है आवेश के, इनसे छोटा कण नहीं हो सकता आवेश का, इन्हें मतलब अविभाज्य नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन की अविभाज्यता, यानी किसी भी वस्तु पर आवेश होगा तो इसके इससे या तो इसके बराबर होगा या तो इसका पूर्ण गुणज होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे होगा, ठीक है। यानी इससे कम नहीं होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रॉन की आवेश की अविभाज्यता, ये होगा 42। अब हम देखते हैं इसका 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 43 नंबर। कूलाम बल का परिमाण माध्यम के परावैद्युतांक के साथ कैसा संबंध रखता है, बताओ। समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, कोई संबंध नहीं, वर्गानुपाती, कितनी कठिन हिंदी है यार, वर्गानुपाती। बताओ। तो जो कूलाम बल होता है, एफ क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे स्क्वायर। यानी एफ का जो मान, एफ जो होता है ये क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक। यानी जो कूलाम बल होता है वो परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी 43 का कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन सही होगा इसका। यानी जो बल होता है वो परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन सा नंबर था ये, 43। अब हम देखते हैं 44। कूलाम बल का एसआई मात्रक क्या है, जूल। जूल बताओ किसका है, न्यूटन, वोल्ट, कूलाम। तो कूलाम तो यार चर्चा कर ही चुके हैं, वैद्युत आवेश का मात्रक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा वोल्ट। वोल्ट आप आगे पढ़ोगे, आपने यहाँ पे पढ़ लिया होगा। वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर, ये भी नहीं होगा। जूल ऊर्जा यानी कार्य, दूसरा ऑप्शन क्या है, न्यूटन। जो कूलाम बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, यानी इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन इसका सही होगा। अब हम देखते हैं 45। कूलाम बल का परिमाण किसके द्वारा प्रभावित होता है,
आवेशों के द्रव्यमान कूलाम बल F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जब आवेश क्या होता है K और लगा लो। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया हमें आवेशों का द्रव्यमान। तो इसमें कहीं आपको द्रव्यमान दिख रहा है आवेश का, बताओ। अगर नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन गलत होगा, नहीं होगा। दूसरा है आवेशों की दूरी। तीसरा है आवेशों का ताप। तो इसमें आपको ताप दिख रहा है कहीं, नहीं दिख रहा है। तीसरा आवेशों का वेग, वेग कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बी ऑप्शन में दे रखा है आवेशों की दूरी, यानी जो कूलाम बल है वो आवेशों की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कूलाम बल का मान दूरी से प्रभावित होता है, यानी इसका बी ऑप्शन सही होगा। आपको ये बताना है जो कूलाम बल है आवेशों की दूरी से कैसा प्रभावित होता है, यानी अगर दूरी ज्यादा होगी तब बल का मान क्या होगा, अगर दूरी कम है तब बल कैसा होगा। दूरी ज्यादा है तो बल का मान ज्यादा होगा या कम होगा, और दूरी कम है तब बल का मान ज्यादा होगा या कम होगा, ये बताइए आप। ये हो गया 45। अब हम देखते हैं 46 46। कूलाम बल कूलाम बल पर माध्यम का प्रभाव क्या होता है, कूलाम बल पर माध्यम का प्रभाव बताओ। बताओ बताओ, कूलाम बल पर माध्यम का प्रभाव क्या होता है। तो जो बल होता है वो कैसा होता है, परावैद्युतांक के माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है। कूलाम बल पर माध्यम का प्रभाव क्या होता है, यानी माध्यम का प्रभाव जो वो होता है निर्वात में के का मान क्या होता है 1 होता है। अब जो बल होता है वो के यानी परावैद्युतांक माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर के का मान अधिक होगा, सबसे कम उसमें ही होता है मतलब 1। अब अगर के का मान अधिक होगा तो बल का मान कैसा होगा, कम होगा, सीधी सी बात है। कूलाम बल पर जो माध्यम का प्रभाव होता है क्या होता है, बल कम हो जाता है। ठीक है भाई, इसका मान बढ़ गया, के का मान बढ़ा तो बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। निर्वात में क्या होता है के का मान 1 होता है, तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा बी ऑप्शन। अब हम देखते हैं इसका 47 नंबर। इसे साफ कर लो यार थोड़ा सा। 47 में क्या दिया है, कूलाम बल का दिशात्मक गुण क्या है, बताओ। यह हमेशा आकर्षण बल होता है, ऐसा नहीं है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। यह हमेशा प्रतिकर्षण बल होता है, ये भी नहीं है, आकर्षण बल भी हो सकता है। यह रैखिक होता है, यह हमेशा शून्य होता है, ये भी शून्य होता है, ये भी नहीं सही होगा। तो इसका होगा सी ऑप्शन सही होगा, यानी ये हमेशा रैखिक, यह रैखिक होता है। जो बल होता है जैसे वो जैसे ये मान लो Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है, तो इन पे भी जो बल लगेगा सीधी रेखांक बल लगेगा। ठीक है, यानी ये कैसा होता है, रैखिक होता है। ठीक है, जो बल होता है वो इस रेखा जो आवेश को मिलाने वाली सीधी रेखा के अंदर से ही लगता है, ऐसा नहीं जैसे मान लो ऐसे 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 बल लग रहा है, ऐसे घूम कर फिर बल लग रहा है, ऐसे सीधी रेखा में बल लगता है। ठीक है, ये होगा 47। और हम देखते हैं 48। 48 में क्या दिया है, कूलाम बल का परिमाण किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, आवेशों का योग। तो योग तो होता ही नहीं, कि हम बहुत बार देख चुके हैं, कर चुके हैं। दूसरा दूरी का वर्ग, तीसरा आवेशों का द्रव्यमान, चौथा माध्यम का ताप। तो ताप भी नहीं होता है कूलाम के बल में, जो कूलाम बल का सूत्र होता है, यानी F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसमें ताप भी नहीं होता है, कहीं आपको ताप नहीं दिख रहा होगा। आवेश का द्रव्यमान भी कहीं नहीं दिख रहा होगा, आवेश का योग भी नहीं कहीं नहीं दिख रहा होगा, यानी दूरी का वर्ग, दूरी यानी R का वर्ग, यानी F क्या होता है
व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट, बी को लॉक कर दिया जाए। और हम देखा इसका 49 49 में क्या दिया है, किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश का अर्थ है कि उसमें क्या है, बताओ। अतिरिक्त प्रोटॉन, तो आवेश का प्रोटॉन से मतलब तो होता ही नहीं, तो सीधा काट के फेंक दो, हटाओ, बिल्कुल खत्म करो। तीसरा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का भी कमी ज्यादा, उसका मतलब नहीं, हटाओ। प्रोटॉन, तो ये तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, आपको सीधा आप देख के भी ऐसे कर सकते हो। अधिक ज्यादा जैसे आप भूल जाओ, आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो आपको इलेक्ट्रॉन पे ही टिक करना है, ठीक है। तीनों ऑप्शन तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे सही कर दो। लेकिन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन से ऑप्शन आ गया, मान लो कम इलेक्ट्रॉन, तब आपको देखना है कि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पर करना है या कम इलेक्ट्रॉन पर करना है। तो इसका ऑप्शन है बी, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। तो ऋणावेशित कोई भी वस्तु ऋणावेशित तब होती है जब उस पर आवेश क्या होते हैं, बाहर से आ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, यानी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। ये हो गया 49। अब इसका जो 50 नंबर है, इसमें क्या है, विद्युत आवेश का स्थानांतरण कैसे होता है, केवल रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा, इलेक्ट्रॉनों या आयनों के हस्तांतरण द्वारा, केवल ताप द्वारा, केवल प्रकाश द्वारा। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये हमने कर लिए आज 50 MCQ। अब अगली क्लास में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उससे और जो टॉपिक हैं उससे रिलेटेड 50 MCQ करेंगे, यानी वैद्युत बल रेखाओं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र, उससे रिलेटेड MCQ 50 MCQ करेंगे। यानी उस टॉपिक को हम बिल्कुल आसानी से कवर करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने ये समझा, इसमें हमने बहुत सी चीजें समझनी, ठीक है। तो ऐसे इससे क्या होगा, आपका रिवीजन एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। इसके लगभग क्वेश्चन 4-5 क्लास से करेंगे हम, 200 से 250 क्वेश्चन कर लेंगे, और ये चैप्टर हमारा बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो ये भाई मेहनत करने के लिए मैं तो पूरी तरीके से तैयार हूँ। आप बताइए अपना, आपको क्लास कैसी लगी, आपको कमेंट छोड़ के जरूर जाना है। और जितना ज्यादा से ज्यादा आपको लगे कि भाई सामने वाला मेहनत कर रहा है, मेरे लिए कुछ कर रहा है, तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो, ठीक है। चलिए आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आपको अपना सपोर्ट बनाए रखना है, जिससे कि मुझे एनर्जी मिलती रहे और मैं ऐसे ही काम करता रहूँ, आपके लिए क्लास लाता रहूँ, ठीक है। 2 से 2.5 महीने बचे हुए हैं, आप भी समझदार हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट करिए। मिलते हैं फिर हम, आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।